एक बार फिर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में हम अपने एक नए एक्सपर्ट हिस्टोरियन के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय शेनोटिप्स एंड हवेली इन नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान के ऊपर है। इस बहुत ही सारगर्भित विषय के ऊपर आज हमारे साथ हमारे बीच में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान सभागार में डॉक्टर मुकेश हर्ष उपस्थित हैं। डॉक्टर मुकेश के डॉक्टर मुकेश हर्ष आज हमारे साथ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के अंदर सभागार में उपस्थित हैं। आज का, जैसे कि आप सब लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे दर्शकों को मालूम ही है कि आज का हमारा उद्बोधन का विषय सीनोटिप्स एंड हवेली इन दी नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान पे है। इस विषय के ऊपर हमारे एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर मुकेश हर्ष आज हमारे साथ हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, डॉक्टर मुकेश हर्ष इतिहास के फील्ड में एक बहुत ही जाना पहचाना और एक प्रमुख नाम है। डॉक्टर हर्ष की जो पीएचडी है वो पुष्करना समाज के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान के ऊपर है और इनकी डॉक्टरेट को आईसीएचआर ने भी अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है। साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, इसके ऊपर भी इनका काम है। इनकी 3 प्रमुख बुक, एक जो मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, भारतीय संस्कृति, समाज और पुष्करना। इसके अलावा चुरू जिले में स्थापत्य के अंतर्गत जो अध्ययन हुआ है वो, और साथ ही साथ के अंदर बीकानेर की छतरियाँ स्थापत्य कला के ऊपर। मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हर्ष न केवल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीकानेर के सीनोटाइप्स या हवेलियाँ या छतरियों के ऊपर कार्य किया, बल्कि साथ ही साथ के अंदर बीकानेर क्षेत्र, इससे आगे या यूँ कहूँ संभाग का एक प्रमुख हिस्सा चुरू जिले के ऊपर भी वहाँ की हवेलियाँ, वहाँ की छतरियाँ, इनके ऊपर भी अपना काम किया। इनको बहुत से सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर एक शिक्षक सम्मान पुरस्कार, अलंकार शिक्षक सम्मान, भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद द्वारा प्रदत्त सम्मान, राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रदत्त सम्मान और हिस्ट्री कांग्रेस, और इसके अलावा बहुत से आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी के अंदर भी ये न केवल पदाधिकारी रहे हैं बल्कि इनके द्वारा दिए गए कई सारे आर्टिकल्स, इनके रिसर्च पेपर्स उसमें प्रकाशित भी हुए हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए माइक डॉक्टर हर्ष को सुपुर्द कर रहा हूँ। डॉक्टर हर्ष करीब 30 मिनट का या 35 मिनट का अपना व्याख्यान देंगे। उसके बाद हमारे चैट बॉक्स के ऊपर भी आप सब लोग, जो लोग सुन रहे हैं, वो अपना मैसेज, अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिनका हम बारी बारी से इनका आंसर करेंगे। इस पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, जिसको आफ्टर द लेक्चर हम लोग राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के फेसबुक और यूट्यूब मीडिया के ऊपर भी प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर हर्ष। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश हर्ष है। वर्तमान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी कर रहा हूँ और मेरे रिसर्च के 2 मेन फील्ड है, एक सोशल हिस्ट्री और एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर काम करना। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की हवेलियों और छतरियों पर बात करते हैं। तो छतरियों पर मैंने थोड़ा विशेष ज़्यादा काम किया, इसलिए पहले मैं उसी की चर्चा शुरू करूँगा। हम लोग जब बात करते हैं कि जब छतरियाँ क्यों बनाई जाती हैं, किस पर्पज़ से बनाई जाती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जो पूर्वज हैं उनको रिगार्ड देने के लिए बनाते हैं उसको। निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन दोनों के कंसेप्ट अलग हैं, तो दोनों का मॉन्यूमेंट का बनाने का कंसेप्ट भी अलग है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जब बनाया जाता है तो पूरा पैक्ड होता है, आपने देखा होगा। जैसे ताजमहल हमारे सामने दुनिया का बेहतरीन उदाहरण है ना। और हम लोग जब देखते हैं तो उसमें हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो हिंदू कम्युनिटी में बनाते हैं सीनोटाइप्स, छतरियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो वो एकदम ओपन होती है अधिकतर, मैक्सिमम। उसका कारण क्या है कि हिंदू समाज मानता है कि हमारा जो निर्माण है वो 5 भौतिक तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर वहाँ छतरी बनी हुई है तो आप देखो वहाँ कोई ना कोई वाटर बॉडी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई तालाब, कोई नदी नहीं होगा तो उसके पास में कोई ना कोई ऐसा वाटर मॉन्यूमेंट, कुआं भी बना देते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। हवा उसमें खुली है, प्रकाश की उसमें उपस्थिति होती है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व वहाँ उपस्थित होते हैं। ये तो एक इसका एक बड़ा आध्यात्मिक, हम बात करें पहलू की बात करें तो सबसे पहले बात ये हो गई कि उसमें आध्यात्मिक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा बात करें छतरियों पे, आप गौर देखो कि उसके ऊपर छत्र बना होता है। मतलब जैसे आप बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराज देखते हैं ना, तो उनके ऊपर वो बैठते तो उसके ऊपर एक छतरी बनी होती है। ये हर एक को धारण नहीं करता है,
मैंने जब अपने पीएचडी के टॉपिक के दौरान जब कुछ लोगों से चर्चा की थी तो बड़ा एक ताज्जुब भरा कथन भी हमारे सामने आया। लोग अपने घरों के बाहर जो हैं वो चौकी भी बनाते थे ना, तो राज परिवार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम अपने कोई मांगलिक काम में या घर में किसी की डेथ हो जाएगी तो हम बाहर समाज में बैठेंगे। तो सोचो जब ऐसा समय रहा है हमारे राजस्थान राजपूताना में, तो उस दौरान आप सोचो कि छतरी बनाने का कंसेप्ट क्या था। और एक धारणा भी है बनी हुई, उससे भी थोड़ा अलग आपके आता है कि छतरियाँ जो बनाई जा रही है वो छतरियाँ जो है क्या कंसेप्ट को लेकर के बनाई जा रही है। हम चर्चा करते हैं अपनी छतरियों की चर्चा करते हैं तो आपको पूरे राजस्थान में आपको काफ़ी छतरियाँ मिल जाएंगी। और उसका प्राचीन हम बात करें तो उदयपुर सेगमेंट की बात करते हैं, और आहड़वाड़े क्षेत्र में भी हमारी बहुत सारी छतरियाँ आपको मिल जाएंगी। जैसलमेर में बड़ा बाग में छतरियाँ मिल जाएंगी, बीकानेर में देवीकुंड सागर में छतरियाँ मिल जाएंगी, जोधपुर में मंडोर क्षेत्र में छतरियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इन छतरियों को बनाने का। और उन छतरियों में हम बात करें, अब हम अपने आध्यात्मिक चर्चा के साथ साथ में, तो आप देखो छतरियों में जहाँ जहाँ जिस प्रकार का मटेरियल अवेलेबल था उसी को हमने प्रायोरिटी में रखा। जैसे हम लोग जैसलमेर की बात करें, उस पर मैंने अभी काम नहीं किया यद्यपि, लेकिन देखा है उसको सारा, तो वहाँ येलो स्टोन यूज किया जा रहा है क्योंकि येलो स्टोन वहाँ अवेलेबल है हमें आसानी से। हमारे यहाँ एक लोनकरंसर में एक जगह है दुलमेरा, तो वहाँ पर से हमें रेड स्टोन मिलता है, तो हमने रेड स्टोन ईजी अवेलेबल है तो हमने वो लिया। हमारे जो लाल किला वगैरह में वो पत्थर वही यूज हुआ है, आपके ताजमहल में नागौर मकराना से गया मार्बल यूज हुआ है। तो स्टोन के मामले में हमारे पास बहुत अवेलेबिलिटी थी, हमने इनको बनाया। और आप देखें कि बहुत सारी बातें छतरियाँ अपने कहती है, खाली स्थापत्य की बात ही ना करें, हर बात वो कहती है कि हम क्या है क्या नहीं है। जैसे बीकानेर के पहले राजा थे राव बीका, उनकी जो पुरानी छतरी है यहाँ पर राव बीका जी की टेकरी नाम से जगह है, वहाँ पर वो छतरी बनी हुई है। और उस छतरी में आप देखो तो बीका जी की छतरी जो संस्थापक है वो छोटी है, लेकिन और वो मार्बल की है, लेकिन वो पहले वो भी नॉर्मल पत्थर की बनी हुई थी। तो बाद के जो उनके परिजन थे उन्होंने उसको बनवाया वापस कि भाई कम से कम संस्थापक है तो मार्बल में तो कन्वर्ट करे ही करे इसको। तो उस राव बीका जी की टेकरी में बीकानेर के प्रारंभिक शासक जो थे बीका, नरा, लूणा, जैता नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी छतरियाँ स्मारक वहीं पर बनी हुई है। और अधिकतर इनके जो हम बात करें जो जो स्मारक है वो यही परंपरा थी कि जहाँ इनका दाह संस्कार आफ्टर डेथ जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जिसको हम बोलते हैं हमारे 16 संस्कारों में, तो वहीं होता है वो संस्कार। और उसके बाद वहीं पर पास में इनकी जगह है देवीकुंड सागर में, तो वहीं पर इनकी स्मृति में वो आपके स्मारक बना दिया जाता है जिसको हम छतरियाँ बोलते हैं। ये अगली पीढ़ी का अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान होता है। इसके अलावा हम लोग जब इनकी छतरियों को देखते हैं स्थापत्य के दृष्टिकोण से हम चर्चा करें तो इसके अंदर आपको भगवान कृष्ण की लीलाएं देखने को मिलेंगी। आपको अधिकतर भगवान कृष्ण है, गोपिकाएं। दैट मीन्स ये एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म की वैष्णविज्म की बात करना चाहेंगे तो वैष्णव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नजर आता है। नो डाउट कई लोग देखते हैं तो कहते हैं साहब इसमें तो भगवान के सारे अवतारों की भी कईयों में चर्चा है। मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया मेजॉरिटी, बहुमत की बात करें तो हम लोग छतरियों में अधिकतर देखें बीकानेर की छतरियों में, न केवल देवीकुंड सागर की बल्कि हम लोगों ने जैसे बीकानेर का एक गाँव है जज्जू, वहाँ की छतरियाँ भी जब देखी तो वो पाली वालों से रिलेटेड है, पाली वाली ब्राह्मण कम्युनिटी है, तो उनकी छतरियों में भी हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब वैष्णविज्म साफ नज़र आता है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। शैव मंदिर नो डाउट बहुत बने हुए हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल हमारा है वैष्णव संप्रदाय की बात करें। और इसके अलावा बात करें कि जो ये छतरियाँ है ये दिमाग में रहता है कि केवल राजा महाराजे बनाते हैं। नो डाउट शुरुआत में केवल राजा महाराजाओं का ही स्थान था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है स्पेस, दूसरी बड़ी बात है इसको बनाने का खर्चा। आज भी हम नॉमिनल एक छतरी बनाए रेड स्टोन की, उसको जिस शिद्दत से बनाए तो 5 से 6 लाख तो आप मान के चलो कि एक मॉन्यूमेंट आपका छोटा सा जो 4 पिलर का बनेगा उसमें लगेगा। तो सोचो 4 पिलर का आपको मॉन्यूमेंट बनाने में 5 से 6 लाख है, तो देखो भावनाएं भी महत्वपूर्ण है, अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 5 से 6 लाख का आता है। आप यहाँ पर आप देवीकुंड सागर में छतरियाँ देखें जो 8 खंबा 16 खंबा, मतलब बहुत ज़बरदस्त उसका वाइड उसका रूप है। तो निश्चित रूप से वो आज के समय में उनकी कीमत 25 से 30 लाख तक की पड़ती है, तो हर एक के बस की बात थी नहीं। बाद में जो परिवार राज परिवार से जो बहुत जुड़े हुए लोग थे, बहुत समाज में आदरणीय लोग थे, तो राजाओं से परमिशन ले लेकर के अधिकतर ने, और कईयों ने बाद में राजाओं ने इस पर कोई ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि आप नहीं बना सकते, तो बहुत सारे लोगों ने फिर इस पर क्या किया, अपने मॉन्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें हमें ब्राह्मण समुदाय की भी छतरियाँ मिलेंगी, वैश्य समुदाय की भी छतरियाँ मिलेंगी। मैंने तो देखा है शूद्रों की भी छतरियाँ देखी जिसको हम शूद्र वर्ण व्यवस्था मानते हैं, लेकिन वो नो डाउट उनकी इकोनॉमिक उनकी सोशल कंडीशन वैसी थी, तो उनकी छतरियाँ ज़्यादा कोई आप यूँ नहीं कह सकते कि स्थापत्य के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर थी। उन्होंने साधारण ईंट चूने से इस प्रकार का आकार दिया जैसे वो छतरी हो।
हम लोग इसको खाली छतरी या स्मारक न माने, हम इसको एक देवालय भी माने, क्योंकि देखो अंदर सारे भगवान की जो हम देखते हैं कि फोटो बनाई हुई है उन्होंने, मूर्तियां उकेरी हुई है, तो स्वाभाविक बात है कि ये उनका भाव होता था पूर्वजों के प्रति, उनका भाव होता था देवताओं के प्रति। तो ये देवालय का कंसेप्ट भी अपने आप में लिए बैठी होती है छतरियाँ। हमारे यहाँ जो छतरियाँ हैं उनमें एक नई चीज़ जो हमने बड़े स्तर पर स्मारकों में पढ़ी थी, उसको भी हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन से हमें पता चला, हमारे विद्वानों साथियों से पता चला, यहाँ पर शिल्पी चिन्ह बने होते हैं, मैसन्स जिनको हम बोलते हैं। तो मैंने पूरी किताब में कोशिश की, आप किताब को भी देखना, उसमें पीछे शिल्पी चिन्ह बनाए हुए मैंने। उसका एक कंसेप्ट तो क्लियर विजन है कि वो शिल्पी चिन्ह जो है उससे ये क्लियर होता था कि भाई इस ग्रुप ने इसको बनाया है, तो इसका मतलब उसका पेमेंट करने का एक बेस हो जाता था। और उसके अलावा निश्चित रूप से इसके पीछे और भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर जैसे मछली का आकार भी है, स्वास्तिक का आकार भी है, ओम का आकार भी है। तो इसका मतलब ये मार्क मैसन्स जो हम बात करते हैं बने हुए, जो शिल्पी चिन्ह बने हुए, ये भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जो अलग पृथक का विषय भी है। इसके अलावा हम देखें कि हमारे यहाँ की जो छतरियाँ हैं उनके ऊपर आपके जो इनका मेहराब बनाने का जो तरीका है, इसमें अगर सिंपल मेहराब है तो मुगल इम्पैक्ट साफ नज़र आता है। अगर मेहराब में आपके जो डिज़ाइन कर्व करके बना रखा है तो उसमें नो डाउट हिंदू इम्पैक्ट भी है। हमारे यहाँ छज्जे बनते हैं, तो हमारे यहाँ के शासक जो हैं वो मुगलों के यहाँ नौकरी करने जाते थे, तो इनको कई जगह पर भेजा जाता था। तो जैसे बंगाल में भेज दिया, तो बंगाल में क्या होता है कि आपकी खिड़कियों वगैरह के ऊपर छज्जे बने होते हैं, तो आप इन छतरियों को जाकर देखें तो डोम के साथ साथ छज्जियों का पैटर्न बना हुआ है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ये मैं तो उसको स्मारक का एक व्यक्ति खड़ा मानता हूँ। ऊपर सबसे पहले टोप है, डोम है, उसके ऊपर उसका एंटीना बना हुआ होता है, जैसे वो भगवान से कनेक्टिविटी के लिए उनका बैठा रखा है उन्होंने। फिर अंदर आपके पूरे में कोई ना कोई पेंटिंग्स की हुई है जो उस परिवार से भी जुड़ी हुई है। बहुत बड़े बड़े शिलालेख भी हैं, आप लगभग देखो कि 3 से 4 फीट लेंथ के शिलालेख हैं। उनमें राजा है, राजा की पत्नी दिखाई हुई है, उपपत्नी दिखाई हुई है, और गणेश भगवान का भी उसमें जिक्र होगा या गणेश भगवान की उसमें मूर्ति होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भगवान विष्णु का एक विग्रह है जिसको हम लक्ष्मीनाथ बोलते हैं, नगर शेठ बोलते हैं, भगवान विष्णु का रूप लक्ष्मीनाथ जी, बहुत बड़ा टेम्पल भी यहाँ पर है। तो राज परिवार उसको बहुत महत्व देता था। तो लक्ष्मीनाथ जी जो है वो वहाँ पर उसमें आपको हर एक जगह पर बने हुए नजर आ जाएंगे। लक्ष्मीनाथ जी का जिक्र आ जाएगा, गणेश जी का जिक्र आ जाएगा, ताकि वो काम निर्विघ्न हो। फिर भगवान का श्लोक, फिर किसने किसकी स्मृति में बनाया। अब इसमें आप गौर से शिलालेखों को पढ़ें तो आपको उसमें घटी पल हर चीज़ पर एक एक बारीकी से बात की गई, जिसके ऊपर भी मैंने अपने कई एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज वाले विद्वानों से इस पर चर्चा भी की हुई है कि भाई इसके अंदर से हमें क्या पता लगता है। तो कहता है बहुत सारी उस समय की तिथि मिथि राज परिवार की भी पता लग जाएगी। तो मैंने 1-2 छतरियों पर ऐसी एक्सरसाइज करवाई, तो पता लगा कि अगर मार्बल की भी छतरी बनी हुई है, ये मेरे रिसर्च के बाद की जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो पता चला कि उस समय उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और इसी कारण से वो मॉन्यूमेंट बना पाए मार्बल का, और बड़ा बना पाए। क्योंकि मैंने बताया ना, आप अभी के तारीख में जैसे गंगा सिंह जी की छतरी बनी हुई, जो हमारे बीकानेर के, हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया के, मैं कहता हूँ उनको भागीरथ हैं, तो आप उनकी छतरी देखें, उसकी कीमत आज की तारीख में आप कम से कम पकड़ के चलो 25 से 30 लाख रुपए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ये मेरा, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा जुड़ाव नहीं, लेकिन एक लमसम मैंने आइडिया बताया। तो उनके समय में उनकी जो छतरी बनी हुई है, तो आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल भी हमने कैलकुलेशन करवाया, तो परिवार की, राज परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इसका मतलब एक नया विजन हो गया कि आप इन सारी छतरियों के बनवाने वाले के द्वारा उनके राज परिवार के आगे पीछे क्रम को अगर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करें तो आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा कि लोगों ने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी क्या देखा। और ये कोई इनका इम्पैक्ट पर आपके छतरियों पर भी नज़र आता है। अगर लाल पत्थर है तो अवेलेबल लाल पत्थर था, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। आपके मार्बल है, बड़ा है, तो भी बहुत, इसका मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। इसी क्रम में जब मैं आपके यहाँ की छतरियों को चर्चा करता हूँ, मैंने जीके में क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि अठखंबा छतरी कहाँ की प्रसिद्ध है, चूरू की। अब अठखंबा तो बहुत जगह होती भाई, अब उन्होंने हाईलाइट कर दिया, नो डाउट। जब मैंने उसको देखा तो वास्तव में वो हाईलाइट करने लायक भी थी। उसी क्रम में यहाँ की बीकानेर के एक शासक हुए अनूप सिंह जी। आप अनूप सिंह जी की छतरी को मैंने एक नाम दिया है मोर वाली छतरी। कारण क्या, आप एकमात्र छतरी है जिसके अंदर मोर बने हुए हैं। फिर मैंने उनके परिवार के कुछ लोगों से जानकारी तो बताते हैं कि वो मोर से बड़ा स्नेह करते थे, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो मोर को दाना खिलाते थे। अब वो मर गए तो कुछ दिनों ने मोर ने कुछ ना खाना ही नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मतलब उनका ये बॉन्डिंग थी। अब मोर मर गए, 2-4 वहीं बैठे बैठे, तो समझ में आ गया लोगों को कि उनका ये जो प्रकृति प्रेम है वो भी है। तो उनकी छतरी आप देखो, जैसे कला प्रेमी थे अनूप सिंह जी, वैसे उनकी पूरी छतरी देखो, आपको एक भी जगह नहीं मिलेगी जिसमें कोई चीज़ खाली पड़ी हो। वहाँ पर कोई बेल बूटा, कोई भगवान की आकृति, इवन देन शिलालेख में भी बहुत सा ऐसा प्रेजेंटेशन। और शिलालेख आप देखो इतना बढ़िया, तो शायद कंप्यूटर भी आपके टाइप नहीं कर पाता होगा, उससे बढ़िया एकदम लाइन में आपके रीडिंगेबल,
पढ़ने योग्य कंडीशन में आपके पड़े छतरियाँ सारी की सारी पड़ी है। और ये छतरियों को में आपके पड़े छतरियाँ सारी की सारी पड़ी है। और ये छतरियों को वैसे तो कोई विभाजन नहीं है, लेकिन अब उसके स्पेस के अकॉर्डिंग जहाँ परिवार को जचा वहाँ उन्होंने छतरी कंस्ट्रक्ट कर दी, वो क्रम में नहीं की हुई है। इसलिए मैंने भी इसको सबसे पहले जब राज परिवार ने इसकी बाउंड्री बनाई तो मैंने भी इसको 4 ब्लॉक में बांट दिया है और उसमें मैपिंग कर दी बुक में कि आप इसको आराम से इसको मेजर करें कि भाई ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक है। और फिर आप उसमें अंदर जाएंगे तो आपको मैंने उसमें एक नक्शा बना दिया ताकि आप समझें, क्योंकि पहले छतरी है जो 17वीं शताब्दी की है, फिर बीच में एक 19वीं शताब्दी की छतरी है, फिर जस्ट 18वीं शताब्दी की है, तो इसका मतलब क्रम से तुम कर ही नहीं सकते। तो हमने पढ़ने के लिए कि भाई कौन सा क्रम है, फिर मैंने उसकी टेबुलेशन भी की है ताकि आपको पता लगे कि बीकानेर में कौन राजा थे, उसके बाद कौन राजकुमार थे, क्योंकि राजकुमार और रानियों की भी छतरियाँ बनी हुई है, अपने भी डिफरेंस है। राजा है, राजकुमार है तो उसमें शिलालेख मिलेगा आपको, रानियाँ है तो उनमें फुटप्रिंट मिलेगा आपको, पगली जिसको हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं, तो फुटप्रिंट आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक छतरी है जिसको हम दूध वाली छतरी भी कहते हैं, और वह गंगा सिंह जी की पत्नी की छतरी है। गंगा सिंह जी की पत्नी जो थी उनके बच्चे हुए और कुछ ही टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। तो हिंदू समाज में कंसेप्ट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है थोड़ी इसकी, नाडा बोलते हैं हम लोग इसको। और थोड़ा सा हिस्ट्री और स्कल्पचर की बात करें तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्थंडिल, टिपिकल वर्ड है। ये होता है कि जो बच्चे या कल्पायु में जो मर जाते हैं ना, जिसको हम लोग या देवता मान लेते हैं और उनकी स्मृति में हम लोग कोई एक चौकी या कुछ बना देते हैं। तो इन छतरियों के बीच में आपको ऐसे नाडे या स्थंडिल भी बने मिलेंगे, छतरियाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि उनका कोई टेन्योर शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रति भी आभार ज्ञापन करने के लिए, आदर के लिए हम लोग वहाँ पर भी आप जाएँ छतरियों में तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ की एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो यहाँ पर आप लगभग जितनी भी छतरियाँ देखेंगे, कुछ एक छतरियों में आपको गोल्डन कलर भी मिलेगा। और इसके अलावा आप एकदम मॉडर्न पीरियड में आए तो आपको एकदम अंग्रेजी स्टाइल की छतरियाँ भी मिल जाएंगी। अभी जैसे सुशीला देवी जी यहाँ की जो राजमाता थी, उनकी छतरी एकदम मॉडर्न स्टाइल बना दी है, लंबे पिलर हैं और कम हाइट वाला डोम भी बना दिया है। वो एकदम साफ नज़र आता है कि लास्ट में लेटर पीरियड में इकोनॉमिकल और वेस्टर्न इम्पैक्ट का भी यहाँ पर रूप नज़र आ रहा है। और सबसे बेस्ट छतरी यहाँ लास्ट बनी हुई है, जो यहाँ के राजा थे नरेंद्र सिंह जी, उनकी पुराने पैटर्न पर ही छतरी लाल पत्थर से बनाई हुई है और उसमें सब छतरियाँ लाल पत्थर की है और सब में वाइट मार्बल का उसका शिलालेख है। एक दो में आपके येलो भी है, वो जैसलमेर का पत्थर होता है, वो कहीं आ गया होगा और बन गया होगा, लेकिन मैक्सिमम रेड स्टोन और मार्बल का आपके मोन्यूमेंट शिलालेख। और मोन्यूमेंट बाद में इकोनॉमिकल कंडीशन और नॉलेज आया, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हुई तो मार्बल, फिर अंदर आपके मार्बल का ही आपके अंदर शिलालेख है। शिलालेख काफ़ी बड़े हैं जिनमें मैंने आपको पूर्व बताया, एक बहुत कुछ आपका शिलालेख आपको यहाँ पर कहता है। और इसी क्रम में जब मैंने चूरू की छतरियाँ देखी तो चूरू में जो है चूरू ठिकाना था एक्चुअल में, यहाँ पर राजा नहीं होते थे, उनको ठाकुर बोलते थे। तो इन ठाकुरों ने भी आपकी बहुत सारी छतरियाँ बनाई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने देखा यहाँ का जो सेठ साहूकार वर्ग है वो बहुत सक्षम था। तो सेठ साहूकारों ने अपनी छतरियाँ बनाई है, उसमें जो मेरे द्वारा आइडेंटिफाई हुई है 8 के आसपास छतरियाँ, वो आप छतरियाँ नहीं लगेंगी, आपको लगेंगे मैं हम किसी मंदिर में घुस रहे हैं। विशाल का है वो, और उसमें कंसेप्ट देखो उनका क्या है, नीचे शिवालय है और आप ऊपर जब जाएंगे तो आपको ऊपर उस व्यक्ति की स्मारक में एक चौकी बनी मिलेंगी जिसमें उनके अंश दबा रखे हैं उन्होंने और ऊपर चौकी है, और ऊपर भी अंदर वही आपको वैष्णविज्म इम्पैक्ट नजर आएगा। और यहाँ की जो मैंने अभी चर्चा की थी चूरू की 8खंबा छतरी, निश्चित रूप से आप देखें पूरी छतरी में भगवान विष्णु के सारे अवतार चित्रित हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उनमें आपके उल्लिखित की गई हैं। ब्लैक इंक से लिखने का जो पैटर्न था दैट कॉल्ड ग्राफिटी, वो भी उसमें आपके मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा चूरू की छतरियों में एक यूनिक चीज़, आप इसका मतलब एक चीज़ दो छतरियों की तुलना कर पा रहा हूँ बीकानेर चूरू के एट प्रेजेंट, तो आप देखें कि इसका मतलब हर रियासत के आप छतरी में जाएंगे कोई ना कोई यूनिक चीज़ पकड़ में आएगी और उसका भी कारण पकड़ में आ जाएगा आपको स्वयं ही। तो मैंने इसमें चीज़ और देखी कि इस समय जब चूरू में जब छतरियाँ बनती थी तो लेख में भी ये होता था कि फला फला ने उसकी स्मृति में बनवाया ये, और बनाने वाला देखो मैंने बहुत सारे देखो, हिंदू मुस्लिम दोनों ही मिले और मुस्लिम बहुत मिले, तो हमारे कंपोजिट कल्चर की भी हमारे यहाँ बात आ जाती है। इसके अलावा आप देखो चूरू की छतरियों में देखा कि यहाँ पर आपको घी का क्या भाव, चीनी का क्या भाव, सोने का क्या भाव, तो इसका मतलब उस समय मार्केट रेट क्या चल रही थी वो पता चल रहा है। हो सकता है कि इनका निर्माण करवाने के बाद में इनको इतनी वस्तुएं इतने जिनके मूल्य थे वो दी गई, या उस समय ये जानकारी मार्केट की थी जिस समय ये बनाया गया था और उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है। वहाँ पर आप देखिए कभी भी जाएँ तो वहाँ पर सबसे बढ़िया देखने लायक छतरियाँ मंत्रियों और लोहियों की छतरी, आप उसको देखेंगे तो प्योरली वो वहाँ पर आपको देवालय ही नजर आएंगे। और वहाँ पर एक दो छतरियों को तो अब लोगों की अवेयरनेस है, उनको बचा लिया है उन्होंने और उसको इस तरह से उन्होंने वेल सेट किया है जैसे वो लगता है कि अब वहाँ पर आपके वो प्री वेडिंग वगैरह भी करने लग गए,
क्योंकि उनको पता लगा कि इतनी सुंदर स्मारक है, इतना बड़ा स्पेस है, इतना पुराना परकोटा है, तो उसकी पूरी उन्होंने पेंटिंग वगैरह भी की। तो चूरू की छतरियाँ भी अपने आप में आपकी बहुत यूनिक है। 8 से 10 छतरियाँ वहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी है और बाकी छोटी है। और वहाँ एक नया कंसेप्ट और चर्चा करना चाहूँगा कि वहाँ पर एक तिबारी स्टाइल की बोलते हैं उसको, 3 मतलब एंट्रेंस गेट वाली भी छतरियाँ वहाँ पर आपके मिलती है। और उसका स्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी डिफर है, छतरियों का काफ़ी डिफर है। और जैसा यहाँ की मैंने छतरियों को नोटिफाई किया, वैसी यहाँ की हवेलियाँ भी हमें दिखाई दी है। जैसे बीकानेर की छतरियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, वो आपके लाल पत्थर की बनी हुई है, लकड़ी का बहुत काम है, कांच का बहुत काम है, विदेशी टाइल्स आई हुई है। और वैसे जब चूरू में गया तो चूरू में तो लकड़ी का काम तो अविश्वसनीय है। और चूरू में आपको देखने को मिलेगा, आपको चूने का काम बहुत देखने को मिलेगा। चूने के बारे में हम लोग कहते हैं कि जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता जाता है। और चूरू में जो चूना है बना हुआ छतरियों में या हवेलियों में आप देखें तो ये सर्दी में तो आपको लगेगा गर्म और गर्मी में लगेगा आपको ठंडा। और यहाँ इस क्षेत्र में चूना होने के कारण यहाँ पेंटिंग भी बहुत अच्छी हुई, जिसको हम लोग अपने आला गीला पद्धति के नाम से जानते हैं, फ्रेस्को बुनो की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पेंटिंग बहुत अच्छी मिली है। यहाँ एक जानकारी जो कईयों के पास अब तो बहुत अवेलेबल नॉलेज में है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि गाय को मद्रास पान का पत्ता खिलाते हैं, खूब पत्ता खिला, उसके बाद जो यूरिन आता है उस यूरिन में नेचुरल कलर प्रिपेयर करके लगाते हैं। ये मेरी एक नॉलेज में नहीं जानकारी है कि मद्रास पान का पत्ता खिलाओ दिन भर, वही मैक्सिमम उनको हरा पत्ता खाना होता है, हरा पत्ता खिला दिया। हार्मफुल नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे, तो हिंदू धर्म मानते हैं लोग आफ्टर भोजन कई बार पान भी खाते हैं। तो गाय को भी पान का पत्ता खिलाया जाता है आपके। उसके बाद उसका यूरिन, उसमें कलर बनाना, तो नेचुरल कलर बहुत यूज हुए। इसका उदाहरण है हमारे सामने कि आज ये 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाई हुई छतरियाँ हवेलियाँ आज भी वही की वही एक एक कहानी बताती है। मैंने अभी कुछ और वहाँ का काम किया, दिवालियों पर भी काम किया चूरू के, तो वहाँ मंदिर में भी आप जाएं तो आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी, बता देंगी कब शुरू हुई और कब गाथा हुई। वो आगे की गाथा भी लेकर चलते हैं, प्रेजेंट की गाथा भी लेकर चलते हैं, फ्यूचर में क्या आएगा। चूरू में मैं तो ये चीज़ें और देखकर हैरान था कि वो फ्यूचर प्लान क्या था। तो इसका मतलब आप स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें आपके बीकानेर और चूरू की जो छतरियों में, तो पहली चीज़ नजर आएगी आपको हिंदू शैली, दूसरी शैली आपकी बंगाल शैली, और मुगल संपर्क थे तो मुगल इम्पैक्ट भी नजर आएगा। और यही चीज़ आपको यहाँ की हवेलियों में भी नजर आएंगी। और यहाँ के जो नेचुरलिटी है, मैं देखो और भी कुछ अदर बातें भी कुछ साथ साथ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे अपने बीकानेर की हवेली आप देखें, आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाएँ, आप थोड़ा 10-11 बजे के बाद जाएँ, आप 12 बजे के बाद जाएँ, आप 4 बजे जाएँ, आप 6 बजे जाएँ, आपको ऐसा लगेगा पत्थर कलर बदल रहा है, अपना रंग बदल रहे हैं पत्थर पर, लाइट से भी बड़ा फर्क पड़ता है। सिटी में एक तालाब है यहाँ पर, वहाँ पर भी छतरियाँ बहुत सारी। वहाँ पर मैंने सबसे पहला काम शुरू किया, संसोड़ा तालाब बीकानेर का है, अप्रॉक्सीमेटली 125 साल पुराना तालाब है। बीकानेर के जो ज्ञात पुराने तालाबों में से एक, बड़े तालाबों में, छोटे तालाब तो बहुत सारे थे, ज्ञात रिकॉर्डेड तालाबों में से एक है। वहाँ पर एक शिवालय है, वहाँ पर आप देखो एक मंदिर के अंदर एक मार्बल लगा हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट है। आप इसके मंदिर के अंदर के साइड में दीप जला रहे हैं, आप बाहर प्रदक्षिणा पथ में घूमा, आपको बाहर लाइट दिखाई दे जाएगी। तो इसका मतलब क्या क्या मतलब नेचुरल चीज़ भी मिली है। अब उसमें मैन मेड तो मुझे काम नज़र नहीं आ रहा है। और वहाँ पर भी जो छतरियाँ एकदम सिंपल पत्थर चूना ईंट से बनाई हुई है, और वहाँ पर भी आपके वैष्णव इम्पैक्ट नज़र आता है। तो आप इस कुछ कॉमन बातों को के साथ मैं अपनी बात को एक बार समराइज करना चाहूँगा कि छतरियाँ बीकानेर की लाल पत्थर, आपके मार्बल, सब में शिलालेख मार्बल के। येलो स्टोन गलती से 2-4 आ गया, वो अवेलेबिलिटी के कारण है। राज परिवार की छतरियाँ दिव्य भव्य बड़ी हैं, शिलालेख भी बहुत बड़े हैं। इसके अलावा आपके संतों की भी छतरियाँ मिल जाएंगी आपको ब्राह्मण समुदाय के लैंडलॉर्ड लोगों की मिल जाएंगी, व्यापार लोगों की मिल जाएंगी। और छतरी बनाने का मतलब मैंने बताया ना, ऊपर छत्र होगा, वो राज परिवार के बड़े लोग ही धारण करते हैं, केवल हर एक नहीं करते। तो इसका मतलब अगर बाकी ने किया है तो उसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है। बीकानेर शहर में एक फेमस पाटा भी है और ये पाटा कल्चर भी है। उस पाटे में, पाटे के ऊपर भी छतरी बनी हुई है। मनोज कुमार एक फिल्म एक्टर हुए हैं, उनकी फुल फिल्म में भी वो दिखाई गई है फिल्म में। तो वो छतरी उस शहर में, पाटा, पाटे के ऊपर छतरी, वो तो स्मारक नहीं है फिर। तो वहाँ पर हमारे शहर के सबसे पावरफुल लोग बैठते थे, दमानी व्यापारी लोग थे। शहर में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, सारी वो सॉर्ट आउट करते थे। बीच में उनका मान सम्मान में कमी लगी तो उन्होंने कहा हम तो छोड़ कर जाएंगे, तो राजा ने कहा नहीं बैठे। तो फिर उसके बाद पाटा बना, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा छतरी बनाई गई। फिर वो शाम को आराम से तकिया गद्दा लगा करके बैठ के लोगों से जन सुनवाई टाइप करते थे। तो आप कंसेप्ट देखें तो हर एक छतरी को हम इतना कम समय में बहुत सारी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चर्चा करें तो यहाँ की छतरियों पर आपको तीनों इम्पैक्ट नजर आएंगे। यहाँ के गढ़ पर नजर आएंगे, हवेलियों पर नजर आएंगे, इसमें हिंदू, बंगाल पेंटिंग, बंगाल स्टाइल और आपके मुगल इम्पैक्ट पूरा आपके स्थापत्य चित्रकला में नजर आएगा। लेकिन हमने अपनी हिंदू कल्चर को
हमारी बंगाली शैली को भी बहुत अच्छे ढंग से सहेज कर रखा है, उसको ज़्यादा हावी रखा हुआ है। और हर छतरी अपने आप में अपना सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास आपके सामने रखती है। और हवेलियाँ, जिसके लिए कहा जाता है जैसलमेर को 1000 हवेलियों का शहर, मैंने तो इस शहर को घूम करके देखा है, 1000 से ज़्यादा छतरी हवेलियाँ यहाँ थी। अब तो हमारे लोभ के कारण, कुछ सुविधाओं के कारण, कुछ आर्थिक तंगी के कारण कि भाई हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते, गिर जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा, उतार कर अभी बेचेंगे कुछ मिल जाएगा, घर बन जाएगा। कुछ लोभ लालची भी लोग होते हैं, तो उस कारण से भी कर दिया है। तो सरकार को भी कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ हम लोगों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम इन धरोहरों की क्या कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे। और वैसे आप कभी जाएं तो चूरू की छतरियों का आप देखें तो वहाँ पर आपके पत्थर के साथ ईंट और चूने का बहुत प्रयोग है, और कलर सारे नेचुरल हैं। और वहाँ की आप हवेली में एक बड़ी चीज़ मुझे अच्छी बहुत लगी, वो है वहाँ की खिड़कियाँ। हम लोग चर्चा करते हैं हवा महल जयपुर का, बहुत अच्छी बात है। आप बात करें हवा महल जयपुर की, आप चूरू में जाएं, वहाँ पर एक हवेली ऐसी जिसको सुराना हवा महल बोलते हैं, वहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में खिड़कियाँ, छोटी बड़ी, छोटी, इतनी छोटी साइज की खिड़की, इतनी बड़ी खिड़की, और वो पूरा इस तरह से बना है कि पूरे उस हवेली में रहने वाले लोगों को न गर्मी की दिक्कत होगी, न सर्दी की दिक्कत होगी, न हवा की दिक्कत होगी, न और कोई दिक्कत होगी। और इस तरह से उसको बना रखा है। वाटर हार्वेस्टिंग का भी मैंने बहुत उदाहरण वहाँ की हवेली में देखा है। और लकड़ी के बड़े बड़े बीम जो शीशम आदि की लकड़ियों के बने हुए, उनकी एक एक की कीमत 5-5, 6-6 लाख है। मतलब देखा जाए तो ये अरबों खरबों की संपदाएं हैं, जो हमारी जो नासमझी, इतिहास के ज्ञान के अभाव, लोगों के लोभ लालच, सरकार की नज़रअंदाजी भी कहीं ना कहीं होती है, तो सब के कारण खत्म हो रही है। मैं कभी भी सरकार पर एलिगेशन पूरा नहीं कहता, सरकार बहुत कुछ करती है, आप उनके सामने प्रपोजल्स भी रखें। तो हम लोगों की भी ज़रूरत है कि हम लोग अवेयर हैं, विषय की समझ रखें। कोई जरूरी नहीं कि हम पीएचडी करें, प्रोजेक्ट करें, हमें अपने क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, आसपास की चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, स्मारकों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम अपने नॉलेज को विस्तार करें तो हमें बहुत आनंद आएगा, और फिर आप इनको इतिहास की दृष्टि से देखने नहीं जाओगे। मेरी तरफ मैं जाता हूँ तो मुझे सामाजिक भी नजर आता है, आर्थिक भी नजर आता है, धार्मिक भी नजर आता है, राजनीतिक भी नजर आता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत रुचिकर विषय जिस पर हम सबको क्या है, काम करना चाहिए। ये निश्चित रूप से ऐसे स्मारक हैं जो वापस आने वाली पीढ़ी, मैं तो ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि मैं तो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने इनको अपनी किताबों में सहेजा है। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 1.5-2 साल बाद में एक क्षेत्र में गया तो चूरू में वहाँ वो छतरी नहीं थी, गायब हो गई। एक छतरी में जिसकी चर्चा कर रहा था, हटखंबा कहते हैं, उसके नीचे कक्ष था, मुझे कक्ष अब दिखता ही नहीं है। फिर मैंने वहाँ ईंटें हटाई, कचरा हटाया, देखा इनसे पूरा भव्य कक्ष बनना पड़ा है। तो इसका मतलब बहुत कुछ खत्म हो रहा है। हम नहीं बना सकते नया, कोई बात नहीं है, उसको सहेज तो सकते ही है निश्चित रूप से, तो हमें सहेजना होगा। तो निश्चित रूप से मेरी कुछ जानकारी आपके रहेगी, क्योंकि विषय लंबा चौड़ा है, इस पर तो हम कई चर्चाएं करें तो चित्रों के साथ, किताबों के साथ, तो बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर हर्ष। आपने अपने पूरे रिसर्च को एक समराइज करके हमें 30 मिनट्स के अंदर प्रस्तुत किया है। आई होप ये इससे काफ़ी जो न्यू कमर स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के अंदर, आर्किटेक्ट हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं, उनको एक बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, और ये माइट भी पॉसिबल भी रहे कि वो लोग भी अपनी इस दिशा के अंदर रिसर्च करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये पूरा लेक्चर वीडियो जब पूरा तैयार होकर यूट्यूब और इसके ऊपर सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि सुनने वाले फ्यूचर में भी आपसे कांटेक्ट कर सकें और इस दिशा में और आपसे जानकारी प्राप्त कर सकें। ये एक बड़ा अनछुआ पहलू है। आर्किटेक्चर पे तो काम हुआ है, पर छतरी जो है उसको अभी तक आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर ही आईकॉन नेशनल लेवल के ऊपर वो मान्यता नहीं मिली। और अब कहें कि भविष्य के अंदर जब भी कभी रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो तो उसके अंदर आर्किटेक्चर हिस्ट्री में राजस्थान या वेस्टर्न राजस्थान की इन छतरियों को भी समाहित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देशज जो आर्किटेक्चर है और देशज जो विषय के ऊपर आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया उसको पढ़ सकें, जैसे कि मुगल किले या अन्य चीज़ों को पढ़ा जाता है। मैं आज के लिए इतना ही हम करते हैं, और डॉक्टर हर्ष का सम्मान करने के लिए मैं आप टाइम हो गया था डॉक्टर साहब हमारा 32 का। थैंक यू, थैंक यू। तो फोटो वाह भाई, माला प्लास्टिक की वाह। तो ब्याह और मिले हमारा आजकल। हाँ।